लाश तो बच गई, लेकिन कीमत क्या लगी ये समझना होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। वायदा कर देते हैं और साफ मुकर जाते हैं वो। शफक लखनवी ने ये लाइंस शायद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के लिए ही लिखी होंगी। ये दोनों ही महानुभाव कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अभी कुछ घंटे पहले तक एफडीआई के मुद्दे पर पानी पी पी कर सरकार को सदन के भीतर और बाहर कोसने वाले ये दोनों ही महानुभाव वोटिंग के वक्त पलटी मार गए। यानी मतदान से पहले गैर हाजिर होकर इन दोनों लोगों ने सरकार की लाज बचा ली। कहते हैं कि सरकार की लाज बच तो गई, लेकिन कीमत क्या वसूली गई ये साफ नहीं हो पाया। वैसे तो इन दोनों ही महानुभावों की सियासी पैंतरेबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इन दोनों लोगों ने अपनी निजी अदावत को भुलाकर सरकार बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामने से भी गुरेज नहीं किया जी। तो साहब, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जनता के साथ सरासर धोखा हुआ, क्योंकि वो तो ये माने बैठी थी कि पिछड़ों और दलितों की पैरोकारी करने वाले उनके दोनों ही रहनुमा उनके हितों का ख्याल रखते हुए जो सदन में कह रहे हैं, जो सदन के बाहर दम दे रहे हैं, वो एफडीआई की मुखालफत करेंगे, सदन के भीतर विरोध करेंगे, वोटिंग करेंगे विरोध में। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो उन्हें अपने निजी सियासी फायदे याद आ गए और सपा और बसपा दोनों ने वॉकआउट कर दिया। तो साहब, एफडीआई पर लोकसभा में चल रही गहमागहमी मतदान के साथ थम गई, क्योंकि विपक्ष के प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 218 वोट पड़े, जबकि सरकार के खाते में आए 253 वोट। इस तरह सरकार की इज्जत बच गई। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और कि रामपुर से सांसद जयाप्रदा, जो कभी मुलायम सिंह जी की कोर टीम में हुआ करती थी जब अमर सिंह सर्वेसर्वा थे, उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट डाला है। माया मुलायम ने पकड़ा हाथ, बच गई सरकार की लाज। जी हां, तो लोकसभा में यूपीए सरकार की लाज बच गई है, क्योंकि सदन में हुई वोटिंग सरकार के पक्ष में गई और सरकार को धूल चटाने की विपक्ष की मंशा धरी की धरी रह गई। दरअसल जब मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग सरकार ने मंजूर की थी, तो उस वक्त भी उसे पूरी तरह से अपने मोहरों पर यकीन नहीं था। अगर यकीन रहा होता तो वोटिंग के लिए 5 दिसंबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये रस्म अदायगी सरकार ने बहुत पहले ही निपटा दी होती, लेकिन जब दबाव चौतरफा बढ़े तो सरकार ने थक हार कर विपक्ष की मांग मान ली। जिन दो दलों पर सरकार की इज्जत बचाने का दारोमदार था, वो कभी हाँ कभी ना के खेल में मशरूफ थे। ना तो 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले थे, ना ही 21 सांसदों के बूते इतराने वाली मायावती ने। सरकार असमंजस में थी, आंकड़े उसके खिलाफ जा सकते थे, लेकिन जब फाइनली वोटिंग की घड़ी आई तो दिलों की दूरियां घटाते हुए माया और मुलायम ने एक दूसरे का हाथ थामा और सरकार को बचाने के लिए सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे में सांसदों की मौजूदा संख्या घटकर 471 पर आ गई और बहुमत के लिए जरूरी संख्या 236 पर सिमट गई। सरकार के लिए विन विन कंडीशन थी, क्योंकि 250 पार का आंकड़ा तो पहले से ही उसके पास था। सरकार को धूल चटाने के लिए कम पड़ गए। सरकार के पक्ष में 253 वोट गिरे, जबकि विपक्ष में सिर्फ 218 वोट। अब सियासत देखिए, सपा ये काम सरकार के पक्ष में वोटिंग करके भी कर सकती थी, लेकिन वॉकआउट करके उसने दोनों निशाने साध लिए। पहला, सरकार पर एहसान लाद दिया और दूसरा, जनता की नजरों में गरीबों का हितैषी भी बने रहे। सरकार की तरफ से किसानों और खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में बहिष्कार किया है। वोट नहीं डाला, ये पार्टी का निर्णय था। राज्यसभा में भी आप पार्टी ने लिया कि बहिष्कार करना उचित है। कमोबेश यही नुस्खा मायावती ने भी अपनाया, वो भी वोटिंग के जरिए सरकार को बचा सकती थी, लेकिन
पुरानी परिपाटी को निभाते हुए उन्होंने आखिरी वक्त में वॉकआउट करके सरकार से अपनी दोस्ती निभा दी। आपको बता दें कि वोटिंग के दिन ही सुबह लोकसभा में सरकार की तरफ ऐलान किया गया कि साहब मुंबई के इंदु मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाया जाएगा, जिसकी मांग मायावती लंबे अरसे से करती आ रही थी। यानी एक ही दिन में एहसान भी किए गए और माया ने उसे उतार भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, दिल्ली स्टूडियोज में हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ने वाले हैं। आप यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल आज जो मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा हमने ऐन मौके पे बदला है। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा एफडीआई के मुद्दे पर किस तरह से पैंतरेबाजी सदन में हुई, नेताओं की कथनी और करनी में क्या अंतर दिखा, इसलिए आज हमारा जो गन्ना किसानों वाला मुद्दा था, हमने उस मुद्दे में थोड़ी तब्दीली की है। और रविदास मेहरोत्रा जी हमारे पास आएंगे थोड़ी देर बाद। वाजपेयी जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आज के हमारे जो नेता हैं, जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं। सुषमा स्वराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कतिपय कमोवेश आपकी पार्टी की हैं और आप इस वक्त बैठे हैं, इसलिए मैं, सुषमा जी अगर किसी और दल की भी होती या आप किसी और दल के भी होते या कोई और मेरे सामने गेस्ट होता, तब भी मैं ये बात कहता और तारीफ के साथ कहता। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मौजूद 18 दलों में से 14 दलों ने एफडीआई के विरोध में उद्बोधन दिए, संबोधन किए, भाषणबाजी की, लेकिन वोट डालते वक्त चारित्रिक बदलाव देखने में आया। सिर्फ 4 दल ऐसे थे जिन्होंने एफडीआई के पक्ष में भाषण किया, 14 दलों ने एफडीआई के विपक्ष में भाषण किया, और वोट डालते वक्त कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आया। वाजपेयी जी क्या कहेंगे इसे? मेरा तो कुल मिलाकर इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार एफडीआई के विरोध में अपना भाषण किया और साथ साथ ये भी कसम खा रहे थे कि हम अंत में निर्णय लेंगे और आम आदमी के हित में निर्णय लेंगे, लेकिन जो निर्णय संभावित था वही निर्णय सामने आया। हाँ। और निर्णय उन्होंने आम आदमी के हित में नहीं लिया, एफडीआई के हित में लिया। और अगर मैं कहूं कि सीबीआई अंदर और सपा बसपा बाहर, ये आज के इसमें साबित होता है। सरकार भले बच गई हो, लेकिन सरकार की नैतिक पराजय हो गई है। 251 वोट सरकार को अगर चाहिए तो 253 मिले हैं, 218 विपक्ष में पड़े और 48 लोगों ने वॉकआउट किया तो वो 263 होते हैं। भाषण विपक्ष में करके आखिर क्या कारण है, ये जनता जानना जरूर चाहेगी समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कि मतदान से वॉकआउट कर गए। मतदान के सरकार के पक्ष में मतदान कर देते, क्या मुसीबत आने वाली थी। अगर कोई आपस में समझदारी विकसित हो गई थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई डील हो गई थी, लेकिन अगर आपस में कोई समझदारी विकसित हो गई थी और एफडीआई में विरोध में होते हुए भी सरकार के पक्ष में मतदान करना मजबूरी थी या सरकार को बचाना मजबूरी थी, तो मतदान कर देते। कथनी और करनी में अंतर कि भाषण कुछ और मतदान के समय गायब होना, ये प्रदेश की जनता के सामने नहीं, देश की जनता के सामने दोनों दल बेनकाब हो गए। हाँ। और इन दोनों दलों को अंततोगत्वा उन गरीब आदमियों को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी सच्चर कमेटी की बात करती है, आम मुसलमान के लिए मजबूती की बात करती है, लेकिन उस गरीब मुसलमान का क्या होगा। मायावती जी दलितों की बात करती हैं, दिन भर मजदूरी करने के बाद परचून की दुकान से अगर वो 4 रुपए का तेल और 4 रुपए का मिक्स मसाला लाकर दाल और सब्जी बनाने वाला का, उनको क्या वालमार्ट दे देगा। ठीक बात है। वाजपेयी जी हमारे खास मेहमान रविदास मेहरोत्रा जी आ गए हैं, हम गुजारिश करेंगे कि इनको जरा बैठाया जाए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सवाल मेरा यही है कि जो लोग आज गायब रहे, उनके बाद टीएमसी के विवेक गुप्ता कहते हैं कि साहब सरकार के पास 272 का आंकड़ा भी नहीं जुटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जो गैरहाजिर रहे उसमें जगन रेड्डी हैं, रघुवंश प्रसाद हैं, असुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, जेडीएस के कुमार स्वामी हैं, टीएमसी के शताब्दी राय हैं, ये लोग नहीं हैं। और 272 का जो आंकड़ा है,
सरकार सदन में वो भी इकट्ठा नहीं करती नजर आई। अब बाहर से समर्थन हो ना हो, लेकिन टेक्निकली टीएमसी की विवेक गुप्ता सही कहते हैं, यानी कि फेस लॉस जो होना था वो पूरा ना होकर पार्शियल तो हुआ ही। देखिए, मैं 3-4 बिंदु मुझे इस पूरी बहस और इसके परिणाम पर समझ आते हैं। एक, मुझे खेद है कि गांधी जी की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी मानने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2 दफे अपनी सरकार को दांव पर लगाया। एक बार लगाया अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर, और दूसरी बार लगाया वॉलमार्ट के लिए। दोनों बार विदेशी आर्थिक हितों के लिए इस देश की सरकार दांव पर लगा दी मनमोहन सिंह जी। हमको बड़ी खुशी होती, हमको लगता कि ये गांधी और नेहरू की पार्टी की सरकार है, अगर कभी गरीब के घर रोशनी करने के लिए आप सरकार को दांव पर लगा देते कि भाई हम तो यही करेंगे, जिसको साथ आना है आए, नहीं तो जाए। अच्छा लगता, इतिहास में नाम दर्ज हो जाता मनमोहन सिंह जी। इंदिरा गांधी की तारीफ करूंगा, प्रीवी पर्स का मामला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, उस पर से इंदिरा जी गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाया, अपनी सरकार को दांव पर लगाया, तो इतिहास में दर्ज है इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह जी, इतिहास निर्मम होता है, वो आपको याद नहीं रखेगा। वो देखेगा कि गरीब के घर रोटी पहुंचे, गरीब के हाथ में रोजगार हो, इसके लिए आपकी सरकार ने खुद को दांव पे नहीं लगाया। एक बिंदु। दूसरी बात, जो फैसला हिंदुस्तान के 5 करोड़ खुदरा व्यापारी और एक व्यक्ति के परिवार में 4 लोग भी मानूं तो 20 करोड़ की आबादी को सीधे प्रभावित करने जा रहा हो, उस फैसले पर मैं टेक्निकलिटीज पर नहीं जा रहा। टेक्निकली सरकार विजयी है, लेकिन नैतिकता ये कहती है, लोकतंत्र का लोकलाज का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार को 272 मत कम से कम चाहिए थे। हाँ। तब लगता कि बहुसंख्यक लोकसभा का मत सरकार के साथ खड़ा है। हाँ। वो भी आपको नहीं जुटा, आपने पूरी कोशिश कर ली। और तीसरी बात मैं कहूंगा, एफडीआई के मेरिट डिमेरिट पर कतई नहीं जाऊंगा। हाँ। तीसरी बात कहूंगा कि मुलायम सिंह जी, मायावती जी, आप लोगों जैसे कौतुकों के कारण ही नेताओं की वाणी व्यर्थ होती जा रही है। लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, रविदास मल्होत्रा हैं हमारे साथ, ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि गांधी ने जब कहा कि करो या मरो तो पूरा देश आ गया। हाँ। क्या गांधी कोई बाउंसर थे? गांधी तो किसी को एक लाठी भी नहीं मार सकते थे, और उनके कहने पर हजारों लोग मर गए। जयप्रकाश जी, याद होगा रवि मल्होत्रा जी को, लक्ष्मीकांत जी को। हाँ। मैंने जब जयप्रकाश जी को देखा तो उनका वजन 40 किलो था कुल। हाँ। कुर्सी पर बैठकर बोले अतुल, और एक शब्द बोले केवल, डरो मत, अभी मैं जिंदा हूं, और रैली खत्म हो गई। 15 मिनट तक ताली बजती रही। क्या जयप्रकाश किसी को बचा ले? लेकिन वाक सिद्धि, चूंकि वाणी से आचरण का तारतम्य मेल, जो आचरण वैसा कथन। ठीक बात है। आज देश ने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि एफडीआई गुलामी की ओर जाने वाला रास्ता है। एफडीआई इस देश के गरीब के घर में चूल्हा बुझा देगा। मायावती जी ने कहा कि गरीब गुरबा जो भी है दलित, उसके घर में अंधकार हो जाएगा। हम इसको मंजूर नहीं कर सकते। तो जब मंजूर नहीं कर सकते तो इसके खिलाफ एक मैकेनिज्म था ना लोकसभा में, आप वोट करते। तब अगर ऐसे में कोई ये सवाल उठाए तो रविदास मल्होत्रा जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस एफडीआई में सीबीआई का भी रोल है क्या? तो ये सवाल उठेगा, जायज है। और अगर मुलायम सिंह जी ये कहे दिल पर हाथ रख के आज बोलिएगा, आज का दिन व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। दिल पर हाथ रख के बोले रविदास जी और लक्ष्मीकांत जी। जब मुलायम सिंह यादव, 25 वर्ष से मैं उनको जान रहा हूं, जब मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि ये वोट न करने का फैसला पार्टी का था, तो इस बात पर कौन मानेगा? पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी में पार्टी कौन है? दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। नहीं, कागज पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, कागज पर राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, लेकिन हर बात में मैं तो यही सुनता रहा 25 वर्ष से कि माननीय नेताजी फैसला करेंगे। तो ये साहस जुटाइए, जनता से कहिए कि हम एफडीआई के पक्ष में हैं, खेलिए दांव, क्या दिक्कत है?
रविदास आपने जी- कहा सदन में गांधी, जयप्रकाश और लोहिया होते तो एफडीआई नहीं आती। आपने कहा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, ये सरकार वॉलमार्ट को बुला रही है। जब इतना तीखा विरोध, इतना वैचारिक मतभेद, तो वो आपकी कथनी आपके आचरण में भी दिखनी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये नहीं चलेगा जी। रविदास जी, मुलायम सिंह जी ने कहा कि किसान तथा खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा होती है, इसीलिए पार्टी ने यह फैसला लिया। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जब रामगोपाल जी के सुपुत्र अक्षय यादव, जो आज तक एक पार्षद भी कभी नहीं बने, उनको जब सीधे सांसद ही लड़वाया जाता है, तब कौन फैसला करता है? ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जब माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर आप सभी लोग कहते हो नेताजी फैसला लेंगे, और आज नेताजी टोपी ट्रांसफर करते नजर आए। क्या इससे माननीय मुलायम सिंह जी का पूरी सत्ताधारी सपा का इकबाल कम नहीं होता? नहीं, देखिए, पार्टी में लोकतंत्र है और पार्टी में फैसला हुआ, और उस फैसले का में हम लोगों ने निर्णय ये किया है किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में एफडीआई लागू नहीं होगा। गुड़ खाएंगे, हम उत्तर गुलगुले से प्रदेश परहेज में- करेंगे। इस देश में उत्तर 11 प्रदेश सुनिए, इस देश में 11 राज्यों ने एफडीआई को मान्यता दी और कहा कि हम करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा देश सिर्फ 11 राज्य नहीं है ना। तो उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत में एफडीआई लागू तो नहीं होगा। जिस प्रदेश के जिस प्रदेश की सत्ता आप चला रहे हैं, अपने प्रदेश में आप एफडीआई को लागू नहीं होने देना चाहते, तो बाकी 11 प्रदेशों में एफडीआई को लागू होने देने के लिए आज आप सदन से बाहर क्यों गए? देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे। देखिए, पूरे देश जाना कि समाजवादी पार्टी ने एफडीआई का विरोध किया जी, और ये कहा कि ये किसान विरोधी है, ये खुदरा बाजार लेकिन में जो लेकिन व्यापारी बाद में विरोधी है। डील हो गई, लेकिन बाद में डील करके सदन से बाहर आ गए। ये कितना शर्मनाक है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, डील की बात नहीं है। सदन के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि ये एफडीआई का हम विरोध करते हैं। हाँ, आपको ये मालूम होगा कि 2004 मतदान विरोध करने के लिए तो हुआ था, मतदान विरोध करने के लिए ही हुआ था। तो मतदान के पक्ष में वोट नहीं दिया। ये वॉकआउट भी मतदान का विरोधी होता है। एक जी प्रकार नहीं, से सुनिए, अगर इस प्रस्ताव के विरोध में मुलायम सिंह जी ने वॉकआउट किया और सांसदों के साथ, तो ये कहा क्यों नहीं? उन्होंने जो कहा वो मैं आपको दोबारा कोट करता हूं। मुलायम सिंह जी ने कहा, हम किसान तथा खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा से नाराज हैं, इसलिए सदन का बहिष्कार करते हैं। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम सरकार की नीयत से नाराज होकर सदन से बाहर जाते हैं? ये कहने में क्या दिक्कत थी? जो किसान और खुदरा बाजार है वो एफडीआई कारण से प्रभावित होगा। और नहीं, अब आप कितना भी ज्ञान दीजिए, असर नहीं होगा। रविदास जी, एक बहुत एफडीआई रविदास जी, एक बहुत अदब के साथ, बहुत सौमनस्यता के साथ एक छोटा सा सवाल। मुलायम सिंह जी को आप मानते होंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा तक केंद्रित नेता। मैं नहीं मानता। मैं मुलायम सिंह को देश के नेता के तौर पर देखता हूं। पिछले कुछ वर्षों में उनका कद उतना बढ़ा भी है। वो आज तो केंद्र की सरकार चलाने के सूत्रधार है, देश के रक्षा मंत्री रहे, छोटे आदमी नहीं ना। तो जो गोली उत्तर प्रदेश में जान लेने के लिए वाली गोली है, वो गोली, वो टिकिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का आदमी क्यों खाए, तमिलनाडु का आदमी क्यों खाए, कर्नाटक क्यों खाए? नेताजी ने अपनी राष्ट्रीय भूमिका का निर्वाह क्यों नहीं किया? ये काम तो शिवपाल यादव पे छोड़ दो, आजम खान पे छोड़ दो, अखिलेश पर छोड़ दो। ये तो राष्ट्रीय नेता है ना। और आप ही लोग कहते हो मिशन अभी अधूरा है, 2014 में माननीय नेताजी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जब प्रधानमंत्री बनाना है तो एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया यहां तक केंद्रित रह के तो नहीं प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री को तो देश सोचना पड़ेगा ना, देश के बारे में। कहां है देश की भूमिका? प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है ये एफडीआई समाप्त हो जाएगा, फिर लागू नहीं तब रहेगा। सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे, तब सोचेंगे। नहीं, ये अभी आज केवल नहीं, एटा, इटावा, मैनपुरी तक रहेंगे। अभी एटा, इटावा, मैनपुरी रहेंगे, उसके बाद एकदम राष्ट्रीय हो जाएंगे। ये तर्क गले नहीं उतरता। रविदास जी, ये कपोल कल्पनाओं का झूला ना झुलाइए समाचार प्लस पर हम लोगों को और हमारे 18 करोड़ दर्शकों को। हम ये कह रहे हैं कि आंखों में धूल मत झोंकिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत में एफडीआई लागू नहीं होगा। अरे पूरे भाई, उत्तर देश प्रदेश में क्यों लागू हो? देश में तो क्यों देश लागू के हो? जो और सरकारें प्रदेश के अंदर हैं वो फैसला करें।
अरे मुलायम आप इस देश में एफडीआई को पास होने के लिए, एफडीआई को लागू होने के लिए सदन से बाहर आते हैं, फिर कहते हैं यूपी में लागू नहीं होगा। अगर यूपी के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है तो पूरे देश के प्रदेशों के लिए यह फायदेमंद कैसे हो सकता है? मान्यवर, मुझे समझाइए जरा। लोकसभा के अंदर जो है पूरी ताकत के साथ विरोध किया गया है। अच्छा, और वोट डालने का वक्त आया तो क्या हो गया था? क्या दस्ताने पहन गए थे हाथों में? क्या उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया था? सुनिए, जिस दिन मुलायम सिंह जी इस ताकत में होंगे कि वो सरकार को गिरा करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस सरकार गिराएंगे। आज सरकार को गिरा दें। आप दरअसल आपका दिल सब जानता है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। आप तो रविदास जी, आप तो पुराने विधायक हैं, मुझसे बेहतर नियम कायदे जानते हैं। इस सरकार के नोटिफिकेशन पर, विपक्ष के प्रस्ताव पर अगर विपक्ष जीत भी जाता, एक दफे नहीं 100 दफे जीत जाता लोकसभा में, तो भी मनमोहन सिंह की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता था जब तक संविधान जिंदा है। तो नेताजी को क्या चिंता थी? किस चिंता में दुबले हुए? और एक बात बता दूं, एक से सुन लीजिए, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि भाई सपा के खिलाफ अतुल और अमिताभ जी लग गए। मैं एक बात और कह दूं, वाजपेयी जी, बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की, अभी आज सुषमा जी ने उस बात का उल्लेख किया, वो बात हम लोगों को पता थी। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी उस मायावती की मांग को सपोर्ट करे प्रमोशन में आरक्षण के लिए, इसके लिए बहन जी चल के सुषमा जी के कक्ष में आई, नेता प्रतिपक्ष के, और वह कहा कि जेटली भैया को भी बुला लो तो दोनों भाई बहनों से मैं इकट्ठी बात कर लूं। अब बताइए, तब तो भाई बहन, और आज बताया कि जी सांप्रदायिक। ये दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सोच का प्रदेश जाना जाता रहा। यहां के नेता कभी क्षेत्रीय नहीं हुए, उनकी सोच बड़ी रही। गोविंद बल्लभ पंत का इलाका, नेहरू का इलाका, इंदिरा का इलाका, वाजपेयी का इलाका, चरण सिंह का इलाका, 8 सूबों के नेता हुआ करते थे। चरण सिंह, देवीलाल कुंभाराम आर्य, बीजू पटनायक, ये लोग उनके शिष्यत्व में बैठते थे। कर्पूरी ठाकुर, ये उनका प्रदेश है। कोई बादलपुर तक सीमित, कोई सैफई तक सीमित। ये राष्ट्रीय सोच है। नेताओं ने क्या क्या कहा इस मत विभाजन के बाद, फैसला आने के बाद? आइए जल्दी से वो सुन लेते हैं। देखिए, ये उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पराजित हुई, और ये संदेश देश में जाना बहुत जरूरी था। हो गया कि ये सरकार अल्पमत में है। ये लगातार तीसरी बार हुआ है जब ये सरकार लोकसभा में अपना साधारण बहुमत भी जुटा नहीं सकी। पहली बार लोकपाल के संविधान संशोधन विधेयक के समय हुआ था, दूसरी बार महंगाई की चर्चा के समय हुआ था, और आज एफडीआई पर हुआ। लेकिन बहुमत में ना होते हुए भी हम अपनी नीति को आगे बढ़ाएंगे, ये कहना सत्ता की हेकड़ी होता है। दिस इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ पावर। हिंदुस्तान के लोगों को आज स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो अगर एफडीआई का विरोध वाकई मन से कर रहे थे तो उन्हें वोट देना चाहिए था, और अगर वो दोनों अपने भाषण के अनुसार ही वोट करते तो आज सरकार हार जाती और एफडीआई गिर जाती। जो वो गिनाते हैं कितनों ने हमारे खिलाफ बोला, हम दिखाते हैं कि कितनों ने हमको ये सफलता का अवसर दिया। जिन्होंने हमारा विरोध नहीं किया वोट देकर, उन्होंने हमें सफल करने में कोई सहयोग तो दिया है ना, उसको उनका आभार तो हम प्रकट करेंगे। लेकिन अगर उनके सामने एक समस्या थी, बहुत दूर रहे, 272 के बदले उनकी संख्या 254 है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की बहुत बड़ी नैतिक जीत हुई है। इस सरकार अल्पमत में है, ये साबित हो गया, और अगर उसमें नैतिकता है, जो शायद नहीं है, अगर नैतिकता होती तो वो ये प्रस्ताव वापस लेगा। ये तो दोनों पार्टी वॉकआउट कर गई, नहीं दिया वोट, न इधर न उधर, छुटा हुआ। So they couldn't manage the numbers. They got the majority in between compared to 2. But they couldn't reach up to 273. That means after Trinamool Congress pulled up from the government was automatically minority. And this is a decision which has been adopted by minority government in nature.
So I never accepted that it was a moral victory. It was number-wise victory. They have achieved more numbers than those who moved the motion. निश्चित रूप से सरकार का बहुत विश्वास बढ़ेगा। सरकार पूरी स्थायी रूप से चलेगी। 2014 तक सरकार चलेगी। कोई लोकसभा के चुनाव जल्दी में नहीं होंगे और इससे एक बार साबित हो गया कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में, कहीं किसी किस्म की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका हम धन्यवाद करते हैं और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उनको आगे बढ़ाना है देश हित में। इससे किसानों, मजदूरों का हित होगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। ये बहुत फायदा। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा था। मुझे दुख इस बात का है कि कम्युनिस्ट पार्टियां बीजेपी के प्रोपोगंडा में फंस गई, उनकी गोद में बैठ गई। और ममता दीदी से भी अनुरोध करूंगा कि आप क्यों भी बीजेपी की गोद में बैठ रही, उनके साथ वोट दे रही? आप तो बीजेपी से दूर रही है। रविदास जी, राजीव शुक्ला जी का शुक्रिया स्वीकार कीजिए। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वो राजीव शुक्ला जी का शुक्रिया स्वीकार कीजिए, धन्यवाद। खुर्शीद भी कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया हमारे विरोध में, हाँ। उनका भी, उन्होंने हमारी मदद की। तो ये धन्यवाद स्वीकार कर रहे हैं ना आप? नहीं, धन्यवाद हमको नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, जिन लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया नहीं, किया नहीं, है। नहीं, 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 हम लोग देखिए, नहीं रविदास जी, नहीं, तथ्य नहीं है ये, तथ्य नहीं। सलमान खुर्शीद की बाइट कहिए, दोबारा सुनवाऊं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिन्होंने हमको सपोर्ट की, वोट किया, उनका शुक्रिया, और जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट नहीं किया उन्होंने भी हमारी मदद की, उनका भी शुक्रिया। ये शब्द है सलमान खुर्शीद। हम लोगों का स्पष्ट बात है कि हम लोग एफडीआई के विरोधी हैं और किसी भी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मुझे लगता है जितनी पिछले 6 महीनों से लगातार आप हमारे स्टूडियोज में आ रहे हैं, जितने मजबूर, जितने बेबस और जितने शाब्दिक लाचार आप दिख रहे हैं आज, उतने मुझे कभी नहीं दिखे आप। वाजपेयी जी, आपकी बारी। जी, मुलायम सिंह जी ने सदन में ये कहा था कि यदि सरकार इसको वापस लेने का निर्णय करेगी उसके आधार पर हम मतदान का फैसला करेंगे। सरकार ने वापस लेने का फैसला नहीं किया, लेकिन इन्होंने बाहर जाने का संभावित फैसला बरकरार रखा। आज कहीं आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा कहीं अगर होगी, तो आज वो 100 खून के आंसू रो रही होगी। संसद में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे समाजवादी पार्टी के। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो संसद में उनका कर्तव्य था उसका पालन नहीं करेंगे और कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो आप एफडीआई लागू नहीं करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि वॉलमार्ट के नाम पर जो ये इमारतें, जो तंत्र खड़ा हो जाएगा, क्या इसे अनाथालय, धर्मशाला में बदलेंगे? क्या कब उस पर विदेशी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और ये तब जब और ये सब इस सरकार के जाने की तिथि सीबीआई का निदेशक तय करेगा। जिस दिन सीबीआई का निदेशक तारीख तय कर देगा और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई चालू हो जाएगी, उस दिन सरकार चली जाएगी। हाँ, नहीं, ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं आपके हिसाब से। लेकिन ये स्थिति तब पैदा हुई जब वॉलमार्ट का एक ऊंचा अधिकारी इस देश में घूस देकर अपना चेन स्टोर खोलने के लिए इस दोष को साबित हुआ उसके खिलाफ और उसे जेल हुई। और अब जनता सवाल पूछ रही है कि आज जिन लोगों ने केंद्र सरकार की मदद की उनको कितना मिला, ये जनता पूछ रही है। ये अतुल अग्रवाल का, समाचार प्लस का या अमिताभ अग्निहोत्री जी का सवाल नहीं है। हम चूंकि जनता हैं, फेसबुक पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, ऑर्कुट पर देखिए, लिंक्डइन पर देखिए, एक के बाद एक सवाल ऐसे हैं कि अगर उन सवालों में 10 सवालों को भी निकाल लिया जाए रविदास मल्होत्रा जी, और जिस भी व्यक्ति के, जिस भी नेता के आंखों में शर्म का पानी हो, वो पानी छलकेगा जरूर, क्योंकि ये सवाल इतने तीखे तल्ख हैं कि जिनका जवाब आज आप वैचारिक तौर पर नहीं दे पा रहे हैं। रविदास जी, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, यहां भले ही ना कहें, जब अपने घर जाइएगा तो दिल पे हाथ रख के जरूरी बात सोचिएगा कि आज जो हुआ, जैसे हुआ, जिसने जो कहा और जो किया, वो इस देश के विकास में, इस देश के राजनीतिक इतिहास में किस रंग के अक्षरों से लिखा जाएगा? संसद में बहस के दौरान एक बात आई
कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2004 में लिखा गया था, 2009 में उस घोषणा पत्र में पार्टी ने परिवर्तन कर दिया था और एफडीआई डायरेक्ट पहले रविदास जी कल्याण सिंह को आपने भी गोद में बैठाया था और बाद में कहा था कि भूल सुधार की, उनको बाहर किया गया। कल्याण सिंह को आपने भी गोद में बैठाया था और बाद में कहा कि भूल सुधार की, उन्हें बाहर निकाला। 2009 का थोट माना जाएगा। 2009 के घोषणा पत्र में एफडीआई लिमिटेड लागू नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। वाजपेयी जी, बीजेपी ने क्या किया इससे मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी ने क्या किया इससे मतलब है। वाजपेयी जी, रविदास जी संपादकीय टिप्पणी बता वही करो। वाजपेयी, रविदास जी 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 उस समय चुनाव हो गए थे लोकसभा के जी, उस समय कहा कि मेरी सरकार दोबारा बनेगी तो हम एफडीआई को लागू। रविदास जी अमिताभ जी आप बोलना शुरू कीजिए। वाजपेयी जी, एक मिनट। वाजपेयी जी की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी, सोनिया जी की पार्टी, ये कोई इकलौते बैनामा लेखक नहीं है भारत की मुकद्दर के कि ये फैसला कर देंगे। अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पार्टी भी एफडीआई के पक्ष में खड़ी होती तब भी मैं यही कहता रविदास जी कि ये फैसला ठीक नहीं। गेहूं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, आलू, टमाटर, अदरक, धनिया बेचना हिंदुस्तान जानता है। शरद यादव ने 5000 साल का इतिहास बताया। वो विदेशी हमको आके सिखाएंगे कि धनिया कैसे बेचूं और हल्दी कैसे बेचूं। 20 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है। क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी अगर उसके पक्ष में भी खड़ी हो जाती तो भी इस देश का मानस नहीं बदलता। मूल बात यहां पर है, आज जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ उस महाभारत में कौन कहां खड़ा हुआ ये इतिहास में दर्ज हुआ है। रविदास जी, मुझे स्मरण है जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मंजूर किया जिसमें गांधी भी शामिल हुए थे। उस वर्किंग कमेटी में लोहिया और जयप्रकाश भी थे। आपको बताऊं रविदास जी, और लोहिया और जयप्रकाश के जीवन की सबसे बड़ी गलती मैं ये मानता हूं, उस दिन वो दोनों मौन हो गए थे। जयप्रकाश और लोहिया, इतिहास में जाके देखिए, वो इतिहास टिप्पणी करता है। तभी अमिताभ अग्निहोत्री ने पढ़ा कि उस वर्किंग कमेटी में जिसमें देश के विभाजन का प्रस्ताव मंजूर हुआ, जयप्रकाश और लोहिया मौन हो गए थे। जवाहरलाल जी उसके पक्ष में थे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन सवाल लोहिया और जयप्रकाश मौन क्यों हो गए? सवाल यह है कि मुलायम सिंह मौन क्यों हो गए? मुलायम सिंह की आवाज गूंजनी चाहिए थी, उनका वोट दिखना चाहिए था देश को, उनका वोट दिखना चाहिए था। वाणी विलास नहीं, वाणी विलासिता नहीं, वोट दिखना चाहिए था। लगता कि हां उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता और उसने देश को एक बड़े संकट से बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया, वो नहीं हुआ जी। और इसीलिए हमें सवाल उठा रहे हैं समाचार प्लस पर कि उत्तर प्रदेश के 2 कद्दावर नेता जो सत्ता को इधर से उधर करते हैं, मायावती और मुलायम सिंह जी, क्या उनके कहने और करने में भारी विभेद है, भारी अंतर है? और उत्तर प्रदेश की जनता को अपने अंतःपुर में जाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर यह बात खुद से सवाल करके जवाब ढूंढना पड़ेगा कि अगर मायावती जी और मुलायम सिंह जी दोनों लोगों ने 2 घंटे पहले तक सदन में एफडीआई के विरोध में भाषण दिया, मायावती जी लोकसभा में नहीं राज्यसभा में है, उन्होंने सदन के बाहर दिया, उनकी पार्टी के दारा सिंह चौहान जी ने सदन के भीतर पानी पी पी कर सरकार के इस कदम को कोसा, और माया और मुलायम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सरकार को बचाने के लिए सदन से बाहर क्यों आए, ये प्रदेश की जनता को पूछना चाहिए। और एफडीआई को लागू प्रदेश में ना करने वाली सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी अगर एफडीआई की मुखालफत करती है, और जो एफडीआई यूपी के लिए सही नहीं, वो देश के बाकी 11 प्रदेशों के लिए सही कैसे होगा? मुलायम सिंह जी को इसका भी जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, संसाधन यहां फुल हैं, लेकिन विधानसभा में ही बत्ती यहां गुल है साहब। क्यों है ये कारनामा, ये बताएंगे ब्रेक के उस पार।